अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी की प्रैक्टिस सीरीज में। आज हम मेनली प्रैक्टिस करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को। रीजनिंग की एक बहुत खास बात है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों से बन जाते हैं, सबसे बन जाते हैं। दिक्कत यह है कि वो टाइम से नहीं बनते, बन सबसे जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, वो टाइम से नहीं बनते। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि वो क्वेश्चंस आसानी से आप लोगों के बन जाएं और आप लोगों के दूसरे सेक्शंस क्लियर हो पाए। क्योंकि मेनली देखिए डीएसएसबी की अगर मैं बात करूं तो बच्चा फंसा रहता है पहले सेक्शन में, जबकि पहले सेक्शन को अगर वो क्लोज कर देगा तो दूसरे सेक्शन में वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता दोबारा, दूसरे सेक्शन में वो पहुंचने की कोशिश करता नहीं है इस लिहाज से, क्योंकि उससे वो आते हैं तो वो यार ये तो आसान, ये तो करूंगा मैं, और वो आगे के सेक्शंस को फिर छोड़ देता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बहुत क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीरीज चल रही है तो पहली क्लास हमारी है, हम रेगुलर क्लासेस करेंगे इसमें, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसा भी लगेगा कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ऐसे लगे अरे सर ये नहीं आ रहा था, ये आपने बहुत अच्छा लॉजिक बता दिया। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने D1E E3G F5I G7 के, अगर यहां से देखें लॉजिक बहुत प्यारा सा है। डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद जी आ रहा है, 1 तो जी के बाद क्या आना चाहिए आप लोगों को पता है, जी के बाद आना चाहिए, जी के बाद आना चाहिए सर एच। पहला वर्ड हमें मिल चुका है एच, अल्फाबेट हमें मिल चुका है। वेर फिर देखिए 1 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो 1 से पहुंचे किसके ऊपर 3 पर, 3 से पहुंचे किसके ऊपर 5 पर, 5 से पहुंचे 7 पर, तो 7 से कहां पर पहुंचना है, तो सर हमें पहुंचना है 9 पर। यह भी मिल चुका है हमें H9। अब अगर मैं इनको छोड़ दूं, अगर मैं इनको हटा दूं, तो यहां से देखिए जब इस सीरीज पर चलते हैं, इनकी क्या सीरीज बनी हुई, ई से पहुंचे जी पर, EFG दूसरा अक्षर, GHI दूसरा अक्षर, HI के बाद IJK दूसरा अक्षर, K के बाद L और उसके बाद M दूसरा अक्षर M होगा। K के बाद पहला अक्षर L, उसके बाद M। तो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो ये रहेगा, ए ऑप्शन आंसर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन भी जाता है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती होगी ऐसे क्वेश्चंस को करने में। हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। पहले अगर आप देखेंगे M से J पे जा रहा है, J से G पे जा रहा है, G से D पे जा रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहले वाला वर्ड जो है डिक्रीजिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, M से J, J से G, G से D। D की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है फोर्थ वर्ड है। जी से जी की अगर मैं बात करूं तो ये 7 अल्फाबेट है, आप लोगों का 7th अल्फाबेट है, माफ कीजिएगा। जे की अगर मैं बात करूं तो ये 10th अल्फाबेट है, और एम की अगर बात करूं तो ये 13th अल्फाबेट है। बस सर 3 का डिफरेंस होता जा रहा है, घटते जा रहे हैं, तो 4 में से 3 जाएंगे तो पहला अल्फाबेट होगा हमारा 1, ए होगा। इस हिसाब से हमारा या ये होगा आंसर या ये होगा। अब इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेन क्या है, आपने नंबरिंग कर लेनी है हर एक अल्फाबेट की, सर ये नंबरिंग है, और आपने फिर सीरीज को देखना है कि वो घटती हुई सीरीज है, बढ़ती हुई सीरीज है, या उस वर्ड्स में किस तरीके की सीरीज का यूज करा गया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को रहने वाला है, आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे, बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव। बोला पोलर बियर, आर्कटिक वॉल्फ, मस्क वॉस और कैमल। आंसर हालांकि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को यह समझना होगा कि सर ये अलग क्यों है, क्या वजह है। देखिए जब हम पोलर बियर का जिक्र करते हैं, आर्कटिक वॉल्फ का जिक्र करते हैं, मैक्स वॉल्फ का जिक्र करते हैं, तो ये सभी जो हैं ये बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले जानवर हैं, बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले जानवर हैं। कैमल जो है वो गर्म प्रदेशों में रहने वाला जानवर है, बस ये अलग था, तो कैमल को इसलिए अलग से ओड वन आउट में आंसर रहेगा कैमल आप लोगों का। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें बीएस में, इसमें बताना है कि कौन जो है वो रिलेशनशिप को सही सही शो कर रहा है। वोकलाइजेशन का जिक्र हो रहा है, वोकलाइजेशन मतलब कौन कैसी साउंड निकालता है। अगर मैं बियर्स की का जिक्र करूं तो बियर बज की साउंड नहीं निकालते, बल्कि बियर्स जो होते हैं ग्रोल की साउंड निकालते हैं, ग्रोल, ग्रोल गर्राने की साउंड निकालते हैं।
ग्रास ऊपर जो है टिड्डे हैं वो चींची करते, चिपिंग की आवाज होती है इनकी, तो ये वैसे तो सही आंसर है। बैट की अगर मैं जिक्र करूं, ये जैसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को क्या समझना है कि अगर आए बियर्स तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रोल गर्राने की आवाज करता है। बैट का अगर मैं जिक्र करूं तो बैट में दो तरीके की आवाजों का जिक्र होता है, जैसे एक होगा स्क्रीच इसके लिए यूज होता है, स्क्रीच का यूज करता है, ठीक है, और स्क्वीक का भी यूज करता है, SQUEAK स्क्वीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैमल की, तो कैमल ग्रंट GRUNT, वोकलाइजेशन का अगर मैं जिक्र करूं तो कैमल की जो साउंड है वो ग्रंट है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस मेनली रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस की बात करूं, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं, तो ये इस पूरी प्रैक्टिस सेशन का, पहले प्रैक्टिस सेशन का सबसे कीमती क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को लॉजिक को समझना होगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। देखिए आप लोगों को जो नजर आ रहा है, आप ये जो क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को पैटर्न को समझना कि किस तरीके का पैटर्न यहां पे दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि MPTV रिलेट कर रहा है PMWS से, MPTV रिलेट कर रहा है PMWS से। तो बताइए कि KOSU किससे रिलेट करेगा, क्या लॉजिक लगेगा। अब जब इसको पहली बार इस तरीके से लिख करके देखते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं सर ये M यहां चला गया, ये P यहां चला गया, बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से K यहां चला जाना चाहिए सर, O यहां चला जाना चाहिए, तो ओके तो सर ये आंसर बन सकता है। देखते हैं। उसके बाद ये S से हम पहुंचे T पर, तो जैसे ही S से T पर पहुंचे तो नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो ये +1 बढ़ा है बस। और क्योंकि ये V है, V से W, तो ये यहां पे गया है, तो V से W, तो यहां पे हम करें तो ये +1 बढ़ा है। ये आप लोगों को लॉजिक नजर आ रहा है। तो यहां से U से एक बढ़ा दो, U से हो जाएगा V, सर आंसर तो आ रहा है, ये V, और ये S है, तो यहां इससे कम करेंगे, क्योंकि यहां अगर आपको दिखाई दे तो ये R से एक बड़ा होगा, तब S होना चाहिए, तो सर ये +1 हो गया। अब आप लोगों को सर आंसर आप लोगों को मिल चुका है। ओके VR आप लोगों को आंसर नजर आ रहा है। ऑप्शन में भी आंसर है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है NLVR। सर ये क्या बात हुई, आंसर तो हमारा मैच हो गया। आंसर हमारा मैच हो रहा है, लेकिन ये असल में कोडिंग डिकोडिंग की कोई सीरीज ही नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग का कोई तरीका ही नहीं है इस तरीके का। सर ये क्या बात हुई, देखिएगा अगर मैं बात करूं तो जब भी हम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पैटर्न इसमें लगा होगा, तो हमें मेनली अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मेनली 7 तरीके के 7 पैटर्न जो है वो आप लोगों को समझने होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 7 पैटर्न आप लोगों को समझने होते हैं। एक पैटर्न होता है फॉरवर्ड पैटर्न, जिसमें M से बनाया P से बनाया M, T से बनाया W, V से बनाया S, इस तरीके से हम बनाते चलते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न होता है जो जिसके नीचे होता है उसी को हम कम या ज्यादा करके लिखते हैं। दूसरा जो पैटर्न होता है वो रिवर्स पैटर्न होता है। M से हम S को बना रहे होते हैं, M से हम S को बना रहे होते हैं, ठीक है, P से W को, T से M को और V से P को। लास्ट में चलते हैं हम, पहले वाला लास्ट को बनाएगा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट को बनाएगा, इस तरीके से एक सीरीज क्रिएट होती है, कोडिंग क्रिएट होती है। सर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक पैटर्न होता है जिसे हम क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। जैसे ये आप लोगों ने देखा था कि सर M को P से, P को M से, ये आप लोगों ने देखा था M और P, ये क्रॉस पैटर्न आप लोगों को दिखाई दे रहा था। लेकिन जब भी क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन करना है तो नंबरिंग जरूर कर लेना। मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब भी क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन करना है तो नंबरिंग करने की कोशिश करना। अब यहां से नंबरिंग अगर आप देखेंगे तो यहां से M की M, ये 0, P से P, ये 0 आपको नजर आ रहा है, तो सर ये भी मेनली क्या होगा आप लोगों को देखना है। T से S, यहां से जो आप देखेंगे ना, ये नंबरिंग नहीं हो पा रही है, सही तरीके से नंबरिंग नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि देखिएगा नंबरिंग अगर मैं जिक्र करूं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करनी है। आप
M को नंबर देना है, P को नंबर देना है, T को नंबर देना है, V को नंबर देना है। तो M की अगर मैं बात करूं तो M का क्या नंबर रहेगा, तो आप बोलेंगे सर M जो है होता है वो 13 नंबर पे होता है सीरीज में। P का अगर मैं जिक्र करूं तो कौन से नंबर पे होता है सर, 16 नंबर पे होता है। P का जिक्र करूं तो सर 16 नंबर पे होता है। M का जिक्र करूं तो सर 13 नंबर पे होता है। T का जिक्र करूं तो सर 20वें नंबर पर होगा। W का जिक्र करूं तो 23वें नंबर पर होगा सर। और यहां अगर मैं जिक्र करूं, S का जिक्र करूं तो S 19वें नंबर पर होगा, और V का जिक्र करूं तो 22वें नंबर पर आप लोगों को ये दिखाई देगा। सर यही तो होता है, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अब आप लोगों को इसमें समझना क्या है, यहां समझना यह है कि सर यहां जो कोडिंग का जो पैटर्न है ना, वो ये पैटर्न है ही नहीं। M से M बना दिया, P से P बना दिया, ये कोई पैटर्न था ही नहीं सर। पैटर्न बना ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 13 प्लस में 3, तो यहां K जो है, K को समझ लेना है, K कौन से नंबर पे आता है, K को समझ लेना है ये कौन से नंबर पे आ रहा है। क्लियर है, 11 नंबर पे आ रहा है। तो K के बाद हम ऐड कितने करेंगे, जैसे इसमें पहली बार में 3 ऐड हो रहे हैं, तो सर +3 करके देखें, +3 करके देखें क्या बना। की के बाद क्या बनेगा, KLMN, N आंसर होगा सर। इसके बाद 16 से 13 हो रहा है सर, अब की बार यहां माइनस हो रहा है, ये माइनस वाला पैटर्न बन रहा है, माइनस बना रहेंगे। क्लियर है, तो यहां से O से -3 जाएंगे तो क्या आएगा, ये वैसे आप लोगों के पास आंसर है तो इसको इस तरीके से सोल्व करना है। 20 से 23 जा रहा है, ये +3 होगा, और 22 से 19 जा रहा है, ये -3 होगा। तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आया कि सर असल में इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या था। क्लियर है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। और ये क्रॉस पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर क्रॉस पैटर्न है, लेकिन ये क्रॉस पैटर्न नहीं है। आप लोगों ने क्या देखा, ये फॉरवर्ड पैटर्न है। क्लियर है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। देखिएगा 6 क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, क्या है आप लोगों को देखना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। नंबरिंग अगर आप लोगों को याद है तो C 3rd नंबर पे आता है, U 21st नंबर पे आता है, T 20th नंबर पे आता है, और E 5 नंबर पे आता है। ये आप लोगों को दिखाई दिया, तो होप का बताइए क्या होगा। H 8 नंबर पे आएगा, O 15 नंबर पे आता है, OP ये 16 नंबर पे आता है, और E जो है वो 5 नंबर पे आता है। बस यही पूछा था, आंसर आप लोगों के सामने है, आंसर आप लोगों के सामने है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बन भी गया। हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड है, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश। सर देख लेते हैं कौन कौन है, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश, ऐसे ही लिखना है। वो कह रहा है मोहन इज टॉलेस्ट, मोहन सबसे बड़ा है भैया, मोहन सबसे बड़ा है, सबसे बड़े वाला साइन लगा दिया हमने। और जो भी छोटे हैं अब उनको इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड यहां सेट करते रहेंगे। पहली वाली जो इसने स्टेटमेंट दी है उससे हमें यह पता चल रहा है मोहन सबसे बड़ा है। क्लियर, दूसरे वाली स्टेटमेंट समझें एक बार, क्या कह रहा है, कह रहा है सतीश इज शॉर्टर देन किशोर, सतीश छोटा है। तो सर सतीश छोटा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, किससे छोटा है, किशोर से छोटा है, किशोर बड़ा है। बट टोलर देन राजेश, लेकिन राजेश से लंबा है, लेकिन सतीश राजेश से लंबा है। सर दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है, दूसरी स्टेटमेंट भी आप लोगों को सही समझ में आई। अब तीसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं, अनिल इज लिटल शॉर्टर देन किशोर। अब थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं तो कह रहा है अनिल जो है वो थोड़ा सा छोटा है, किससे, किशोर से। अनिल जो है, अनिल छोटा है किशोर से, बट बड़ा है किससे, सतीश से। तो अनिल छोटा है किससे, किससे छोटा है, लिटल शॉर्टर देन किशोर, किशोर से छोटा है, लेकिन टॉलर देन सतीश, सतीश से बड़ा है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, सतीश से बड़ा दिखाई दे रहा है। 3 स्टेटमेंट से क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन गया हमारा। पहली चीज ये आप लोगों ने समझ लेनी है। आगे वो इज टॉलर देन राजेश बट शॉर्टर देन, अब ये कह रहा है, पूछ रहा है वो इज टॉलर देन राजेश, राजेश से बड़ा कौन है। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब 3 स्टेटमेंट से आप लोगों को मर्ज कर लेना है, एक कंप्लीट स्टेटमेंट बना लेनी है। सबसे बड़ा कौन,
यहां से पता चला m सबसे बड़ा, पहली चीज में लिखा हुआ था पहली लाइन में m सबसे बड़ा। अब यहां से हमें चीज नजर आ रही है, सर एक वर्ड नजर आ रहा है, कॉमन कौन है, तो k कॉमन है, k कॉमन है, k सबसे पहले भी दिया हुआ है, k इन दोनों ही सीरीज में k सबसे बड़ा है, इन दोनों सीरीज में k सबसे बड़ा है, क्लियर। उसके बाद कॉमन कौन है, उसके बाद s कॉमन है, s कॉमन है प्यारे बच्चों, तो कौन आएगा, s आएगा या a आएगा। अब देखें s जो है वो k से छोटा है, लेकिन s a से भी छोटा है, तो पहले a आना चाहिए, उसके बाद s आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, r आना चाहिए। इस स्टेटमेंट को देख करके यही बनता है हमारी एक मेन स्टेटमेंट हमारी ये बन गई। अब अगर सर ये मेन स्टेटमेंट बन गई है तो हमें आंसर भी मिल गया, क्या, वो इज टॉलर देन राजेश, राजेश से बड़ा कौन है, बट अनिल से छोटा कौन है, अनिल से छोटा कौन है, अनिल से छोटा s और राजेश से बड़ा s, तो s मतलब सतीश आंसर रहेगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को करने में एक ही तरीका है, क्या तरीका है सर, आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को बस इतना सा काम कर लेना है, आपने स्टेटमेंट से आपने एक मेन स्टेटमेंट बना लेनी है, बस। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत आसानी से आपके आंसर बन जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा बहुत बहुत प्यारा सा ये वर्ल्ड रिलेशन का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। P इज डॉटर ऑफ Q, अब कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा, P इज डॉटर ऑफ Q, P डॉटर है, अगर हम ध्यान से देखें तो P छोटी होगी, और डॉटर है तो डॉटर के लिए हम हमेशा ना ये सर्कल का वर्ड यूज करेंगे, जो भी डॉटर होगी उसके ऊपर, या जो भी फीमेल होगी, जैसे मैं कहूं, आप लोग बस इतना सा ध्यान रखिएगा, फीमेल के लिए यूज करिएगा ये वाला वर्ड, मेल के लिए सॉरी सिंबल, मेल के लिए यूज कीजिएगा ये वाला सिंबल, कोई भी मेल होगा तो उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगा दीजिएगा। और दोनों अगर कपल होंगे तो वो आप लोगों को ये समझना है, जनरेशन एक ट्री बनता है, वो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अब जनरेशन ट्री कैसे बनेगा सोचो, सबसे ऊपर कौन होना चाहिए, दादाजी परदादाजी, उसके बाद दादाजी, उसके बाद फादर साहब, उसके बाद बच्चे, यही सीक्वेंस होगा। हमारे बराबर कौन है, हमारे भाई, हमारे बहन, है ना, हमारे कजन, चचेरे भाई, ममेरे भाई, ये हमारे बराबर हैं, तो ये हमारे बराबर चलते रहेंगे। हमारे चाचा किसके बराबर है, फादर की, तो फादर वाली जो हमसे ऊपर फादर है, फादर के बराबर में हम किसको सेट करेंगे, फादर के बराबर में हम सेट करेंगे चाचा जी, ताऊ जी, इन सब लोगों को। तो बस एक सिंपल सा लॉजिक, क्या, P इज डॉटर ऑफ Q, P डॉटर है, मेल फीमेल है, फीमेल के लिए मैंने इस सर्कल का यूज करा। किसकी डॉटर है, Q की, तो Q हमें पता नहीं Q पुरुष है या औरत है, नहीं पता, मेल है या फीमेल है, तो Q को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट हमने कवर कर ली, ये बना दिया हमने डायग्राम। दूसरा, वाइल Q एंड R आर सिस्टर ऑफ ईच अदर, Q और R सिस्टर हैं। अब देखिए Q सिस्टर हैं और R सिस्टर, मतलब आपस में एक दूसरे की सिस्टर है, तो सिस्टर है तो दोनों ही फीमेल होंगी, और Q किसकी सिस्टर, R की, तो ये दोनों एक ही तो एंगल पे होंगी, एक ही तो लेवल पे होंगी, तो मैंने R को उसके बराबर में ही रखा है। P को मैंने इसलिए नीचे रखा था क्योंकि Q जो है वो बड़ी थी, Q तो माँ या फादर है, Q तो माँ है, और P क्या है, P है डॉटर, डॉटर को निचले लेवल पे रखना है हमें। बात समझ में आई आप लोगों को। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी, S इज मदर ऑफ R, R की माता, R की माता S है, तो ये लो R से ऊपर होंगी, R से ऊपर लिख लो, और माता है तो फीमेल है, फीमेल के लिए S हमने इस तरीके से लिख दिया। इफ M इज द सन ऑफ S, अगर M S का सन है, S का सन, तो यहां नीचे ही लेवल पे आएगा, और ये सन है, मेल है, तो मेल के लिए हमने ये वाली ट्रायंगल यूज कर ली। इफ M इज सन ऑफ S, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है M इज मैटरनल अंकल ऑफ P, देख लो M इज मैटरनल अंकल ऑफ P, P के मैटरनल अंकल हैं, मामा कह रहा है, मामा है, मैटरनल अंकल ऑफ P। देखो P की ये ऊपर कौन है, मदर है, ये मदर की बहन है, और ये भाई है, तो ये मदर का भाई क्या हुआ, मामा हुआ, तो P का मामा ही तो हुआ, तो पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट यहां से नजर आ रही है। बहुत प्यारा सा, बस इतना सा लॉजिक समझाना है सर, इन क्वेश्चंस को करने का ये बहुत प्यारा सा लॉजिक होता है। आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो हमारा एक मिनिमम सी फीस के ऊपर, मिनिमम फीस के ऊपर 299 के ऊपर आप लोगों को रीजनिंग का बैच नजर आएगा। अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए आज ही,
299 पे आप लोगों को बिल्कुल बेसिक रीजनिंग से लेकर के एडवांस रीजनिंग तक सिखाई जाएगी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। हम आगे बात कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, देखिएगा इन क्वेश्चंस को करने का बहुत अच्छा सा तरीका है। क्या समझना है आप लोगों को इन क्वेश्चंस में? इन क्वेश्चंस में आप लोगों को सबसे पहली बात समझनी है, वैसे बहुत बड़ा सा टॉपिक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को कवर करने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां स्टेटमेंट दी हुई है, मैं यहां लिख लेता हूं सम नंबर्स आर डिजिट। उसके बाद एक स्टेटमेंट दी हुई है ऑल डिजिट आर अल्फाबेट। सोचना ही नहीं है सारे ये हैं कुछ ये, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरीके से करेंगे? देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए 50 नंबर और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए 100 नंबर। बस इतना सा याद रखना। पहली चीज क्या मैंने बोला, अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो दे दो 50 नंबर, अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है तो दे दो 100 नंबर। अरे सर 100 नंबर नेगेटिव स्टेटमेंट को? हाँ, नेगेटिव स्टेटमेंट को। क्लियर? दूसरा, अगर लिखा हुआ है सम तो दे दो 50 नंबर, अगर लिखा हुआ है ऑल तो दे दो 100 नंबर। बस, ऑल को दे दो 100 नंबर, सम को दे दो 50 नंबर। अब यहां देखो, सम एन कितने नंबर दोगे? आपने कहा अरे सर सम है तो 50 नंबर देंगे, ये दे दिया हमने 50 नंबर, ये दे दिया हमने 50 नंबर। डी, अब ये जो लाइन है, यहां पीछे वाली जो चीजें हैं, या डी को नंबर देना, लेकिन डी को नंबर किस तरीके से देना है? पॉजिटिव और नेगेटिव देख करके। बस हमें नहीं देखना डी क्या है, हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव नेगेटिव। सम एन आर डी पॉजिटिव स्टेटमेंट है सर, कुछ एन डी है तो क्या है सर? पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए मैंने बताया 50 नंबर दे देंगे। क्लियर? बोला हाँ सर क्लियर तो हो गया। अब दूसरी बात, ऑल डी। अब ऑल के लिए हमने क्या बताया था? ऑल के लिए तो 100 नंबर होते हैं, ये 100 नंबर दे दो। और क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कितने नंबर दे दोगे? 50 नंबर दे दोगे। सर ये हो गया। ये थे सर आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है ये कुछ और नहीं है बल्कि ये स्टेटमेंट की नंबरिंग कर दी हमने। अब एक चीज और याद रखना, क्या? अगर ये सिंगल आप लोगों की एक स्टेटमेंट होती तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो उससे कंक्लूजन पॉजिटिव ही निकलता है। क्या? पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलता है वो पॉजिटिव ही निकलता है। नेगेटिव स्टेटमेंट से अगर कोई कंक्लूजन निकलेगा तो कैसा निकलेगा सर? नेगेटिव ही निकलेगा। और सर दोनों हो तो, दो स्टेटमेंट हो तो क्या करेंगे? देखो ये तो हमने इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात करी। अगर केवल इसको देख करके अगर कोई इसको देख करके आंसर निकालना चाहता, यहां अरे माफ करना एक मिनट, अगर कोई इसको देख करके अगर कोई आंसर निकालना चाहता, देखिएगा, तो आप लोगों को क्या समझना है? यहां पे आप लोगों को समझना है कि सर हमारी ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ज्वाइंट स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है? ज्वाइंट स्टेटमेंट है। अब ज्वाइंट स्टेटमेंट कैसे हुई सर? देखो, दो स्टेटमेंट दी हुई है और जो यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें क्या कह रहा है? उसमें ये कह रहा है कि सर सम अल्फाबेट आर नोट नंबर, सम अल्फाबेट आर नोट नंबर। ए से जाना है एन पे। सोचो, ए और एन का रिलेशन पूछा हुआ है किसमें? ऑप्शन में। इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइंट करके कुछ पूछा हुआ है। क्लियर है? इतनी सी बात समझ आई। तो इंडिविजुअल होता तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये कैसी है? ये है हमारी ज्वाइंट स्टेटमेंट, ज्वाइंट आंसर है इसका। तो ज्वाइंट आंसर के केस में क्या आ गया? ये इंडिविजुअल के केस में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ज्वाइंट के केस में सुन लो, ज्वाइंट का केस होगा मतलब दो स्टेटमेंट आप लोगों को दी होंगी और वो दोनों ही अगर प्यारे बच्चों पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बस इतनी सी बात याद रखो। तो यहां से हमारे कुछ चीजें क्लियर हो गई क्या? अब कंक्लूजन में देखो क्या क्या दिया हुआ, कह रहा है सम अल्फाबेट्स आर नोट नंबर। सर नोट बोल दिया, नहीं हो सकता यह आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट से क्या आंसर निकलेगा? पॉजिटिव आंसर निकलेगा। तो सर यह भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नोट दे दिया। इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब इन दोनों को कैसे करेंगे? अब ये जो बची हुई स्टेटमेंट है बस इनको फिर से नंबरिंग दे लो, इनको फिर से नंबरिंग दे लो। अब क्या कैसे काम करना है? देखो, ऑल नंबर्स आर
अल्फाबेट, और क्या कह रहा है, सम डिजिट आर अल्फाबेट। क्लियर? अब आप लोगों को समझना है क्या कह रहा है, ऑल एन, ऑल एन का मतलब क्या है सर, यहां से आप लोगों को ऑल एन का मतलब क्या है सर, 100। ए पॉजिटिव स्टेटमेंट है 50, सम डी का मतलब क्या है 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कितना 50। अब देखो क्वेश्चन की फिगर, अगर मैं इसको साफ कर दूं, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप लोगों को एक बहुत क्लियर सा मैसेज मिल रहा है अब यहां से, क्या, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा, देखिएगा अब मैं इसको भी साफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। क्वेश्चन स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये आंसर स्टेटमेंट है, ये आंसर स्टेटमेंट है। अब आप क्वेश्चन से ही तो आंसर बनेगा, बोलो हाँ या ना, हाँ सर क्वेश्चन से आंसर बनेगा। अब क्या बोला इसने बोला सम एन आर डी, ठीक है, एन एन देखो कितने हैं 50, यहां पे एन कितने हैं 100, क्या 50 से 100 बना सकते हैं, यस और नो? 50 नंबर का पेपर हो, क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का है, आंसर 100 नंबर का देके आ जाएंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बस सिंपल ये लॉजिक नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। अब यहां देखें ये कैसे होगा, ये देख ले, अब देखिएगा लिखा सम डी आर ए, सम डी, आंसर ये है सम डी आर ए, सम डी, डी क्या है, डी कितना है, डी 100 भी है और 50 भी है, ठीक है, तो 100 से हम बड़े वाला ले लेंगे। अब 100 से क्या 50 बन सकता है, बोलो हाँ सर बन सकता है, 100 नंबर का पेपर 50 नंबर आ सकते हैं, आ गए। ए कितने का है, 50 का, यहां देखो ए कितने का है, इस पूरे क्वेश्चन में ए कितने का है, ए 50 का है, तो 50 से 50 नंबर आ जाएंगे, आ जाएंगे सर, आ गए, तो ये 50 आ गए और ये 50 आ गए, ये आंसर कितना हुआ, ये हो गया। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, देखिए ये बहुत आसान टॉपिक नहीं है, ये रीजनिंग जो है ये प्रैक्टिस का काम है हमारे लिए, मेरे लिए बहुत आसान है ये चीजें, मैं अब बहुत जल्दी से इसको कर भी सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं 299 में आप लोगों के लिए रीजनिंग शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक जितने लेवल के जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कराया जाएगा। आप लोगों को समझ में आएगा अरे सर ये बहुत आसान तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोगों को बस इतना सा काम करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी नाम डाल के ऐप को आपने इंस्टॉल करना है, सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, वहां आपने कोर्स में जाना है, कोर्स में जाकर के आप देखेंगे रीजनिंग करके एक कोर्स होगा 299। सर केवीएस में आए, एनवीएस में आए, ईएमआरएस में आए, DSSS में आए, सर किसी भी पेपर में आए, बैंकिंग में रीजनिंग आई, यहां से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, 101% बनेंगे सर। क्लियर? अब देखिएगा एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, ये जब जैसे ये हमारी ज्वाइंट, ये हमारी अगर ज्वाइंट बनाना है हमें, अगर इसका ज्वाइंट कंक्लूजन बनाना है, तो जो कॉमन टर्म होगी, जो कॉमन टर्म होगी उनमें कम से कम एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब देखो कॉमन टर्म क्या है, डी, और क्या है डी, एक वैल्यू कितनी है 100 है, अगर इनमें एक वैल्यू 100 नहीं होती, 50 नहीं होती, तो इनमें से कोई कंक्लूजन नहीं बनता, कोई कंक्लूजन नहीं बनता ज्वाइंट वाला। बस इतना सा याद रखना, इतना सा याद रखना सर। इसको करने के एक सीक्वेंशियल तरीका है, एक सीक्वेंस के साथ हम काम करते हैं। अभी जितना आप लोगों को समझ में आया आप इसको करने की कोशिश करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अब इसको करने की कोशिश करते हैं हम। क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऑल हॉर्सेज आर बेफेलो। देखिए सर ऑल एच आर बी, उसके बाद कह रहा है ऑल बी आर ग्रास जी। क्लियर? उसके बाद कह रहा है सर कंक्लूजन स्टेटमेंट में कह रहा है ऑल एच आर जी, और उसके बाद कह रहा है ऑल जी आर एच। ये पूछ रहा है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, दैट्स मींस कौन सा कंक्लूजन सही है, ये वाला कंक्लूजन सही है या ये वाला कंक्लूजन सही है, ये पूछ रहा है। ठीक है, कंक्लूजन चेक करने हैं, चेक कहां से करेंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट से करेंगे। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है। पहले बच्चों पहले नंबरिंग कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, ऑल को 100 दे दो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50 नंबर दे दो, बस। ऑल को 100 दे दो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50 नंबर दे दो। क्लियर? बहुत आसान सा टॉपिक। उसके बाद क्या करना है, हमने ये देखना है कि क्या ये ज्वाइंट बना सकता है, नहीं बना सकता, बस इतनी सी बात। ज्वाइंट बना सकता है, बोलो हाँ सर बना सकता है। कैसे बना सकता है, कॉमन क्या है, बी है और ये भी बी है, तो बी और बी कॉमन है, और कॉमन में एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, सर ज्वाइंट इनका कंक्लूजन बन जाएगा। अगर ज्वाइंट आएगा तो
अब देखो, अब यहां से कंक्लूजन दे रखे हैं, कंक्लूजन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ज्वाइंट भी हो सकते हैं, आप लोगों को समझना है। एच का और जी का रिलेशन पूछा गया है, इसका मतलब ज्वाइंट कंक्लूजन ही हुआ है। एच का और जी का रिलेशन है, इन दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन मिला करके ही दिया हुआ है। ऑल है, अब ये क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर लेंगे, इसको 100 नंबर दे लो, इसको 50 नंबर दे लो। क्या ये हो सकता है, बोलो? ऑल एच आर जी, ऑल एच 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं? बताना एक बार सर, 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं? हाँ आ गए सर, क्या दिक्कत, आ सकते हैं। और जी कितने का, 50, 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं? हाँ सर आ सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब क्या करना है सर, दूसरी वाली स्टेटमेंट चेक कर लेंगे। अब दूसरी वाली स्टेटमेंट चेक करनी है तो क्या करना है आप लोगों को, अब दूसरी वाली स्टेटमेंट में सेम ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। ऑल जी सर कितना, 100, एच कितना है, 50 है प्यारे बच्चों। अब बताएं मुझे सर, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कह रहा है ऑल जी। अब जी कहां है, 50, क्या 50 नंबर से क्वेश्चन में 50 नंबर है, आंसर में 100 नंबर बन सकता है? सर नहीं बन सकता, सर नहीं बन सकता, तो छोड़ दिया। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 आंसर होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बस बन गया हमारा, कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। देखिए, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है, बेसिकली इनका एक तरीका होता है। बस यहां इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। क्या क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें 2 फैमिली होती हैं इनइक्वालिटीज की, ये और ये 3 साइन होते हैं सर, पहला साइन, दूसरा साइन और तीसरा साइन, पहली वाली फैमिली में। और दूसरी वाली अगर फैमिली का जिक्र करूं तो ये वाला साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन, पहला वाला साइन, दूसरे वाला साइन और तीसरे वाला साइन। अब सीक्वेंस को याद रखना है, सीक्वेंस को हमेशा ही याद रखना है आप लोगों को, क्लियर? पहले नंबर पे यही है, दूसरे पे यही आएगी और तीसरे पे यही आएगी, बस इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो करना है आप लोगों को। सीक्वेंस को ऐसा मत करना पहले पे ये लिख दो, दूसरे पे ये लिख दो और तीसरे पे ये लिख दो, सीक्वेंस को बस फॉलो करना। पहली चीज ये हो गई, क्लियर? अब इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब यहां से क्या है, अब आप लोगों को 2 स्टेटमेंट दी हुई है। असल में 2 स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? पहली वाली स्टेटमेंट आप लोगों को दी हुई है n बड़ा है w से और छोटा है, बराबर है q के और छोटा है किससे, f से। पहली स्टेटमेंट ये है, यहां पे कॉमा लगा रखा है, सेमीकोलन। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, w बड़ा है g से, छोटा है h से और बड़ा है किससे, a से। पहली चीज जो बहुत प्यारी सी है, क्या आपको कंक्लूजन समझना है। कंक्लूजन में क्यू आपको क्या कह रहा है, क्यू जो है वो बड़ा है, बराबर है किससे, एच से। अब क्यू देखें, क्यू कहां है, पहले वाली स्टेटमेंट में क्यू दिखाई दे रहा है, एच कहां है, दूसरे वाली स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है। कॉमन टर्म देख ले कौन सी है, बस कॉमन टर्म कौन सी है, यहां से आप लोगों को नजर आया सर, कॉमन टर्म है डब्ल्यू, कॉमन टर्म है डब्ल्यू। अब कहां जाना है, क्यू से जाना है एच पे, तो पहले क्या जाए, क्यू से जाएं डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से जाएं जी पे, जी से जाएंगे एच पे, यही है। क्यू से अगर हमें नीचे आना है तो पहले कॉमन टर्म पे जाना होगा, बस इतनी सी बात। तो क्या करें, अब आपको स्टेटमेंट बना लेनी है। क्या करो, क्यू पहले लिखो। अब क्यू बड़ा है ना तो साइन देखो मैंने बड़े वाला ही लिखा है, ध्यान रखना इस बात का। क्यू बड़ा है, मैंने ये वाला साइन लिखा किससे, डब्ल्यू से। अब डब्ल्यू बड़ा है किससे, जी से, जी बड़ा है, छोटा है एच से। ये आप लोगों को समझ में आया। अब यहां से ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई है क्यू से एच तक की, बस ये काम करना है आप लोगों को। 2 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट बना लेनी है, क्लियर है? अब आप लोगों को यहां पे समझनी होंगी कुछ बातें। क्या बात समझनी है, वो ये है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में, अगर यहां पे अगर मैं लिख दूं ये, अगर मैं ऐसे लिख देता क्यू बड़ा होता ये और ये, तो क्यू का एच का रिलेशन जो है वो यहां लिख लो। अब इनके बीच जितने भी साइन है वो लिख लो, 1 2 और 3। अब यहां पे सबसे बड़ा साइन कौन सा है, बस ये देख लो, सबसे बड़ा साइन कौन सा है ये देखो। तो आप लोगों को सबसे बड़ा साइन यहां मैंने बताया था, सबसे बड़ा साइन ये होता है। तो बस
क्यू के और एच के बीच में यही वाला साइन लगा दो, आपका आंसर आ गया होता कि ये सही होगा। लेकिन हमारी तो ये थी नहीं, है ना, मैंने तो ये आपको समझाया केवल। अब दिक्कत क्या है इस सीरीज में, या ये जो आपकी जो स्टेटमेंट बनी इसमें, आपको दो अलग अलग फैमिली नजर आ रही है। क्यू से एच तक अगर हमें पहुंचना है तो एक तरफ ये वाली फैमिली है, ये वाली फैमिली, और दूसरी तरफ ये वाली फैमिली है। तो ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें हमारी जो खुद की जो स्टेटमेंट आती है, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं होता। मतलब क्यू से एच तक पहुंचने का कोई कंक्लूजन नहीं है प्यारे बच्चों। इसको देख करके क्यू से एच का हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब क्यू बड़ा है एच से, छोटा है एच से, कुछ नहीं है सर, नॉट पॉसिबल है। ये जो है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पहले वाला कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट आई है उस स्टेटमेंट में दोनों तरीके की ही फैमिली के साइन है। एक तरफ ये फैमिली थी हमारी और एक तरफ ये दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी फैमिली। ये दोनों अलग अलग फैमिली है। आपको देखना है ये वाली फैमिली होनी चाहिए या ये वाली फैमिली ही होनी चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। आपको ये देखना है, जो भी आपकी सीरीज आएगी, जो भी आपका बना होगा कॉम्बिनेशन, उसमें एक ही फैमिली होनी चाहिए बस। और उसमें भी सबसे बड़े वाला जो होगा, मतलब ये अगर सबसे बड़ा है तो ये लिख लो, ये वाला साइन अगर सबसे बड़ा हुआ है उस टाइम पे तो ये लिख लेना, ये वाला साइन सबसे बड़ा हुआ है तो ये लिख लेना, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। खैर ये वाला आप लोगों को समझ में आया। सर बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, EMRS में आए भी हैं और ये गलत भी करके आते हैं बच्चे। तो पहले वाले का आंसर आपको मिल चुका है, नहीं है। अब दूसरे वाले में जाते हैं। देखो दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है जी से एन पे जाना है। वही तरीका जी से जाना है एन पे। अब जी नीचे वाली स्टेटमेंट में है, एन ऊपर वाली स्टेटमेंट में, तो जी से जाएंगे डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से जाएंगे एन पे। अब देखो जी से जाना है एन पे, तो जी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब जी से एन पे अगर हम जाएंगे तो अगर ध्यान से अगर हम देखें तो जी छोटा है, छोटे वाला साइन लगाओ किससे, डब्ल्यू से, और डब्ल्यू छोटा है किससे, एन से। तो बताओ यहां पे दो साइन बीच में नजर, जी से जाना किस पे, एन पे। दोनों साइन लिख लो, कौन से हैं, ये और ये, यही दोनों साइन हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यही दोनों साइन है। अब इनमें बड़ा कौन सा है, सीक्वेंस कौन से की पहले थी, तो ये भी एक नंबर पे आता, ये भी एक नंबर पे आता, जो एक नंबर पे आए वो लिख दो। क्लियर है? क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? तो हाँ सर, तो जी बड़ा है या सॉरी छोटा है एन से, तो ये बिल्कुल राइट आ गया हमारा। क्या ये सही है? बोलो हाँ सर सही है, आंसर आ गया। तो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, कंक्लूजन 2 सही है। आपको समझ आया? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। क्लियर? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सर इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को 4th क्लास का कोई बच्चा भी कर देगा। क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट दी हुई है सर, 8 - 3 + 12 डिवाइड बाय 8, बस इतना सा याद रखना है, BODMAS। क्लियर है? कह रहा है सर माइनस को लिख दो प्लस, माइनस को कर दो प्लस, ये लो हमने सर कर दिया, माइनस को कर दिया प्लस। कह रहा है सर प्लस को कर दो कितना, अब प्लस के बारे में क्या कह रहा है, प्लस को कर दो मल्टीप्लाई, ये कर दो, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया मल्टीप्लाई। और क्या कह रहा है सर, डिवाइड को कर दो कितना, डिवाइड को कर दो माइनस, ये हमने लिख दिया माइनस। तो सर 12 × 36 जमा 8 और घटा के कितने, कितना है, अच्छा ये 12 माइनस, अच्छा ये मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दी। तो आप लोग इसको करने की कोशिश करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दी, असल में ये स्टेटमेंट थी -3 + 12 - 7, अरे भाई +12 - 7 और डिवाइड 8। अब हमें करते क्या देना, माइनस की जगह पे क्या लिखना है, माइनस की जगह पे हमने लिखना है प्लस का, तो लिख दो 8 + 3। प्लस की जगह पे कितना लिखना है, अब प्लस की जगह पे लिखना है हमें, क्या कह रहा है, प्लस कहाँ है, अरे भैया प्लस की जगह पे क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है। माइनस की जगह पे क्या लिखना है, माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस की जगह पे प्लस का लिख लेना है। और क्या है, ये डिवाइड की जगह पे क्या लिख लेना है, माइनस लिख लेना है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। तो 12 × 3 = 36, ठीक है 36, और ये कितना होगा, माइनस का 1, ये कितना है से, तो 36 + 7 हो जाएगा। बस आप इसको देखेंगे तो आंसर क्या होगा, 43 होगा। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। अरे सर छोड़ दो इसको, बोर ना करें। देखिए अब आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है बहुत 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 प्यारी सी ये सीरीज, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। मेनली जो नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 4 तरीके की, 4 टाइप्स की सीरीज होती हैं, 4 टाइप्स की सीरीज होती हैं,
आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 4 टाइप्स के मिलते हैं। क्लियर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये एक ही सीरीज होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है। दूसरा, आप स्टेप फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इसी क्वेश्चन को आप स्टेप फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तीसरा, आपका इलॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं होता उनमें, इलॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं आप लोगों के, इलॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। और एक जो होती है वो मिक्स्ड सीरीज होती है, मिक्स्ड सीरीज। इन 5 तरीके के क्वेश्चंस को आपको आना चाहिए। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो ऑर्डर होता है ना, उसमें आपको समझना होगा, आपको सीरीज देखनी है और सीरीज में यह समझना है कि सर ये बढ़ रही है घट रही है, बस बढ़ रही है या घट रही है। क्लियर है? अब देखें 4 से 9, 9 से 20, देखना मल्टीपल्स में नहीं जा रही है। 20 से 43, 43 से 90, इंक्रीजिंग हो रही है। इंक्रीजिंग के केस में आपने क्या करना है, पहले माइनस और फिर सॉरी पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस या माइनस। डिक्रीजिंग के केस में आपने डिवाइड करना है पहले और फिर क्या करना है, प्लस या माइनस, ये ध्यान रखना है। क्लियर? स्टेप फॉर्म होती है, इसी को करके दिखाएंगे स्टेप फॉर्म किस तरीके से होगी। पहले इलॉजिकल क्वेश्चन और मिक्स सीरीज का हम जिक्र नहीं कर रहे, पहले इनको समझ लेते हैं एक बार। देखिएगा, अब मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे बहुत लॉजिकल सा, बहुत मतलब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको इतना करने में दिक्कत आएगी भी नहीं इसको करने में। तो क्या क्या दिया हुआ है, आपको कह रहा है सर 4, 4 से पहुंचा 9, 9 से पहुंचा 20, 20 से पहुंचा 49 और 49 से पहुंचा 90। क्लियर? मुझे जो नजर आ रहा है वो क्या है, अब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 दूनी 8 जमा 1 नजर आ रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप बार बार करेंगे तो समझ आएंगे। पहले क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीरीज में था तो मैंने बोला किसी से मल्टीप्लाई करो और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कुछ ऐड करो या माइनस करो। अब ऐड ही होगा। देखो 4 दूनी 8, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 जमा 1 कर दिया, 9 दूनी 18 जमा 2 हो गया, 20 दूनी 40 जमा 3 हो गया, और 40 दूनी 80 जमा सॉरी ये 43 हो गया, ये 43 दूनी तो ये कितना होगा 86, और 86 प्लस 4 कितना होगा 90 हो जाएगा। तो यहां से कितना आना चाहिए सर, मल्टीप्लाई 2 और जमा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। 92 जा कितना होगा सर 180, 180 प्लस 5 कर लो कितना होगा 185 आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को दूसरा स्टेप फॉर्म में करने का एक तरीका है सर, अगर ये समझ ना आए कि सीक्वेंस क्या है तो इन क्वेश्चंस को स्टेप फॉर्म में करने की हम कोशिश करते हैं। अब स्टेप फॉर्म क्या कहती है, देखो 4 से 9 का डिफरेंस देख लो कितना है 5 का, 9 से 20 का डिफरेंस देखो कितना 11 का, फिर यहां से यहां का डिफरेंस देखो कितना 13 का, और यहां से यहां का डिफरेंस देखोगे तो कितना कितना बन रहा है ये, तो ये आपका है 47 का। क्लियर है? फिर इनका भी डिफरेंस देखते जाओ, नीचे स्टेप वाइज चलते रहो। 5 का और 11 का डिफरेंस कितना 6 का, यहां से 23 का और 11 का डिफरेंस कितना, यहां से 23 का और 11 का डिफरेंस कितना होगा, तो ये होगा हमारा 12 का। यहां से डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना बनेगा, यहां से डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा 24 का। क्लियर? तो देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना, तो यहां कितना होना चाहिए सर 48 होना चाहिए। अब फिर क्या होगा, अब देखो 23 और 24 जोड़े तो 47 हुए थे, तो अब 47 को और 48 को जोड़ो तो कितने होने चाहिए वो लिख दो, यहां पे जितना भी होगा वो लिख दो यहां पे। ठीक है? तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9 और 5, 9 5 और 90 और 9 5 को जोड़ोगे तो यहां पे कितना आना चाहिए सर 185 आना चाहिए। ये स्टेप से बनता है, ये स्टेप से इस तरीके से बनता है क्वेश्चन। क्लियर है सर? करने का यही तरीका, इंक्रीजिंग फॉर्म में है तो कुछ मल्टीप्लाई करो उसमें कुछ ऐड या माइनस करो, बस ये इंक्रीजिंग फॉर्म में, इंक्रीजिंग फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। उससे नहीं बन रहा तो सर इससे भी बन जाते हैं क्वेश्चन अगर लॉजिकल फॉर्म है तो। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, अल्कोहल वाटर। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये सबको आते हैं, बहुत 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 देखिएगा, ये देखिए ये देखते हैं एक बार। वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, इनको भी इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है सर, ये आप लोगों को कह रहा है कि सर अ रिवर
फ्लोज नॉर्थ टू साउथ, एक रिवर नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है, किस दिशा की तरफ बह रही है, उस दिशा का। इसमें मेनली 8 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 8 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, 8 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक नदी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो साउथ की तरफ जा रही है तो ये लिख लो साउथ, बस क्लियर। जिस तरफ जा रही है उसकी तरफ लिख लो। ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही है, इसके नीचे लिख लो लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही है, लेफ्ट की तरफ टर्न कर लिया। एंड गोज इन ए क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल सर्कल का चौथा हिस्सा। ये मैं आप लोगों के सामने एक सर्कल बना देता हूं, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब इसका चौथा हिस्सा देख लेते हैं एक बार। इसका चौथा हिस्सा यहां से एक बार डिस्कस कर, अरे भाई इसका चौथा हिस्सा बना देता हूं एक बार। तो इसका चौथा हिस्सा कितना होगा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये चौथा हिस्सा होगा सर, क्लियर है। तो गो इन ए क्वार्टर सर्कल राउंड। अब वो कह रहा है एक टीले के चारों ओर एक चौथाई वृत्त में बहती है, कोई टीला आ गया बीच में, अब उसके चारों ओर एक चौथाई वृत्त में वो बह रही है, क्लियर है। साउथ से वो लेफ्ट में चली। अब जब भी लेफ्ट में चलेगी ना कोई चीज, आप लोगों को ये समझना है, जब भी बोले कि कोई आदमी, अगर मैं कहूं कि कोई आदमी नॉर्थ में चल रहा है और नॉर्थ से वो अपने लेफ्ट में घूम जाता है, तो लेफ्ट का मतलब हमेशा क्या है, लेफ्ट का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है। जब भी वो बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। अब साउथ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। पहले कोई आदमी साउथ में चल रहा था, अब वो लेफ्ट में घूम गया तो 90 डिग्री पे घूमता पहली चीज, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मतलब 90 डिग्री, वो इस दिशा में चल रहा था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेगा वो। अरे सर एंटी क्लॉकवाइज यही तो होता है, मान लिया कोई दिशा में चल रहा है तो ऐसे ही तो घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो यहां वो चल रहा था तो यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो यहां लेफ्ट में घूमा, तो आप लोगों को समझ में आया कि वो अभी इस दिशा में है, क्लियर है। तो मैंने लेफ्ट लिख दिया, फिलहाल के लिए ये समझो आप। अब उसने कहा कि सर वो क्वार्टर सर्कल के चौथे हिस्से पे, केवल इतने वाले पार्ट पे, इतने वाले पार्ट पे, केवल इतने वाले पार्ट पे वो कह रही है कि उसने एक टीले के चारों ओर केवल इतना सा हिस्सा बनाया। अब अगर इसको ध्यान से देखो, कोई यहां पे खड़ा है और क्वार्टर सर्कल बना रहा है, तो यहां पे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा। सर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर वो लेफ्ट में घूमेगा या राइट में घूमेगा, यस और नो, बोलो हाँ सर, हाँ सर यही तो होगा। तो हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि अगर क्वार्टर सर्कल उसने बनाया और टीले के चारों तरफ घूमा है, तो वो किस साइड में घूमा होगा, राइट साइड में घूमा होगा। आप बोलोगे सर राइट साइड क्यों लिया आपने, आप बोलोगे सर राइट साइड क्यों लिया आपने, इसकी वजह है कुछ नहीं दिया हुआ, राइट में घूमा, लेफ्ट में घूमा, ठीक है, तो मान लो राइट साइड ही घूमा होगा, क्लॉकवाइज घुमा होगा। तो मैंने ये मान लिया कि वो इस दिशा में था, वो यहां था, तो यहां से उसने एक टीला बनाया, तो यहां से वो 90 डिग्री के एंगल पर घूमा है, तो सर वो यहां घूमा है, यहां आ चुका है वो। अब बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, देखिएगा, एक मिनट, जी 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 जी, अब आप लोगों को क्या समझ आ रहा है। अब आगे कह रहा है देन टर्न्स राइट एट ए राइट एंगल। अब यहां से वो राइट ले लेता है, राइट ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल पे ही राइट लेता है, हाँ सर राइट एंगल पे ही तो लिया जाएगा। अब जितने भी एंगल लिए उसने, जितनी बार भी राइट हुआ तो राइट एंगल पे ही हुआ है, राइट या लेफ्ट जितनी बार भी हुआ हो राइट एंगल, जब भी वो बोले लेफ्ट हो जाओ तो वो 90 डिग्री के एंगल पे ही घूमेगा, ठीक है, वो चाहे लेफ्ट में घूमे चाहे राइट में घूमे, वो 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमेगा। मेरी बात समझ में आई, फिलहाल के लिए ये समझ लिया आपने। अब वो कह रहा है टर्न्स राइट एट ए राइट एंगल, राइट एंगल पर घूमा है, राइट में घूमा है, तो मैंने राइट लिख दिया, ये भी समझ में आया। सर आंसर आ चुका है। क्या करा, लेफ्ट, एक लेफ्ट है एक राइट है, लेफ्ट से राइट को काट दो, लेफ्ट से किसको काट दिया, राइट को काट दिया, और बोल रहा है सर यहां बचा क्या, साउथ, और क्या बचा, राइट। साउथ का राइट क्या होगा, आंसर दे दो सर, साउथ का राइट क्या होगा, आंसर दे दो। साउथ का राइट, अब देखो साउथ में है कोई आदमी, मैंने बोला राइट होगा, तो राइट में हमें किस तरफ घुमाना है, सर क्लॉकवाइज घुमाना है, तो साउथ का राइट एक ही राइट है, मैंने कहा था 90 डिग्री पे घुमा देना, तो सर कौन सी साइड होगी, ये वेस्ट वाली साइड होगी। बात समझ में आई, ये आंसर है, वेस्ट आंसर रहेगा सर इसका आंसर रहेगा सर वेस्ट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा आंसर मैंने आप लोगों को दिया है। असल में ये उन 8 टाइप्स के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, 8 टाइप के उन क्वेश्चंस में से ये एक टाइप है।
बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। देखिए अगर इन क्वेश्चंस को अगर समझने की कोशिश करें आप, तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। मान लिया मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। मान लिया आप लोगों को ये समझ आ रहा है क्या कि एक आदमी नॉर्थ की तरफ चलता है, फिर वो वहां से राइट घूम गया, फिर वो वहां से उसके बाद फिर राइट घूम गया, उसके बाद वहां से वो लेफ्ट घूम गया, उसके बाद वहां से वो 4 टाइम राइट घूम गया। अब बताओ वो किस दिशा में है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। कुछ नहीं करना, क्या करना है आपने 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 बस इतना सा समझना है, जो जिससे कटता है काट दो। अब ये एक राइट जो है, एक राइट एक लेफ्ट कट गया, अब बचे कितने? 5 राइट। नॉर्थ से 5 राइट लिख लो, 5 राइट। अब एक चीज और समझना, जब मैं एक बार कह रहा हूं, जैसे मान लिया मैं यहां खड़ा हूं और यहां से मुझे साउथ में जाना है, मैं साउथ में चला। अब मैं कह रहा हूं कि मैं राइट घूमा, तो राइट घूमा तो क्लॉकवाइज घूमा, तो मैं पहले यहां घूमा, ठीक है, एक राइट हो गया। अब मैंने दूसरा राइट फिर लिया, फिर किस तरफ मेरा मुंह हो गया? तो मैं यहां चला गया, यहां से मेरी दिशा क्या हो गई? ये वाली हो गई। फिर एक और राइट घूमा तो मेरी दिशा ये वाली हो गई यहां, ठीक है। फिर मैं घूमा तो मेरी दिशा कौन सी हो गई? ये वाली होगी। तो मतलब अगर मैं 4 राइट ले लेता हूं या 4 लेफ्ट ले लेता हूं, इसका मतलब ये हो रहा है सर 4 लेफ्ट और 4 राइट में मैं सेम उसी दिशा में आ जाता हूं जिस दिशा में था। तो सर नॉर्थ से 4 राइट हटा दो, कितने बचे? एक राइट, क्योंकि नॉर्थ से 4 राइट नॉर्थ ही आ गया वापस। अब नॉर्थ से एक राइट ले लो, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज एक घुमा लो, 90 डिग्री पे एक घुमा लो भैया, बस। नॉर्थ कहां है? नॉर्थ कहां है? आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ये, और सॉरी क्लॉकवाइज राइट है ना, तो क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आंसर होगा। तो ये एक्चुअल में ये आंसर होगा कौन सा? ईस्ट। इस क्वेश्चन का जो मैं आप लोगों को ये बताया, ये मैंने एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताया था। ये बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। इनको क्वेश्चंस को करेंगे धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। इनमें मुश्किल नहीं होती है, कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये फिगर वाले क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है इनमें कोई दिक्कत होती नहीं है। ये जैसे आप लोगों को दिया कि कौन सी फिगर जो है ओड है, इन सब में कोई भुजाएं हैं। यहां एक सर्कल दिया, सर्कल में कोई भुजा नहीं होती, ये वजह है। पासे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। पासे वाले क्वेश्चन में क्या रहता है? 3 पासे दिए हुए हैं आपको। असल में पासे में 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जिसमें केवल सिंगल पासा आपको दिया होगा, जिसमें डबल पासा दिया होगा, 2 पासे दिए होंगे, 2 पासे में भी आपकी 3 अलग अलग कैटेगरी बनेंगी, फिर मोर देन 2 पासा मतलब आपको डाइस दिए होंगे, अब आपको ओपन डाइस दिया होगा। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है आपको मोर देन 2 डाइस वाला नजर आ रहा है। अब जब भी मोर देन 2 डाइस आप लोगों को मिले तो उसको सोल्व करने का एक ही तरीका, क्या? उसमें 2 डाइस को पकड़ लो जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। किन्हीं 2 डाइस को पकड़ लो जिनमें कोई केवल एक अंक कॉमन दिखाई दे रहा हो आप लोगों को। जैसे मुझे ये वाली डाइस नजर आ रही है, कौन कौन सी? 315, इसमें है 5 और इसमें भी है 5, एक ही कॉमन। ध्यान रखना जिसमें केवल एक कॉमन हो ना वो वाला लेना है। क्लियर है? जिसमें केवल एक कॉमन हो वो वाला लेना है। फिर यहां से ये 4 6 4 5 ये ले लिया बस, और सर यहां से घूम जाओ, इसको लिख लो, जो कॉमन है पहले उसको लिख लो, लिख लिया, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमो, 5 से गए किसके ऊपर? 1 से गए किसके ऊपर? 3 के ऊपर। यहां से भी कॉमन ले लो, 5 ले लिया, ठीक है। 5 से कहां गए? 5 से गए, क्लॉकवाइज घूमना है 4 पे, 4 से गए कहां पे? 6 पे, बस। अब क्या है आप लोगों को ये समझना है, क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो सर आपको बस इतना सा ध्यान देना है, 1 के अपोजिट होगा 4, 3 के अपोजिट होगा 6, और 5 के अपोजिट कौन होगा? सर बोलो सर 5, ना 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट जो बचा हुआ डिजिट है, 1 3 4 6 तो हो गया, तो कौन सा डिजिट है? 2। तो आपसे इनमें से कोई भी पूछे तो बोले 3 के अपोजिट बताओ क्या है? 6 के अपोजिट कौन सा होगा? 3 होगा। बस इतना से समझना, पासा के अंदर स्टैंडर्ड पासा है। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को बहुत अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को अगर इनको समझना है, 299 में सर 299 में आप लोगों को बैच मिल रहा है। आपने बस इतना सा काम करना है, अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। 299 रुपए फीस, मात्र 300 रुपए मान के चले, 300 रुपए फीस में सर अगर आपको पूरी रीजनिंग आ रही है और आपके जितने भी एग्जाम है, ये पहला कोई एग्जाम तो नहीं है आपका, कितनी बार रीजनिंग आई और कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं और कितनी जल्दी बनते हैं ये समझना है आपको। तो कितनी जल्दी क्वेश्चंस बने हमारे, तो उसके लिए आप लोगों को बैच लेने की जरूरत है। आपको लगता है तो आप जरूर ले सकते हैं।
उसमें आप लोगों को कूपन कोड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोगों को ये बैच 299 की जगह पे आप लोगों को कितने रुपए मिल जाएगा, 199 में मिल जाएगा, 199 में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां आप मैसेज डाल सकते हैं, बस इतना सा काम करना सर। 199 में बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। अगर आपके 20 नंबर का अगर रीजनिंग आती है तो 20 के 20 अगर आपके टाइम से बन जा रहे हैं और 20 के 20 सही बन जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये कुछ इस क्वेश्चंस और आंसर्स में ही कुछ गलती नज़र आई थी, तो ये इन्होंने खुद ही जो है वो हटा दिया था ये क्वेश्चन। ये फिगर का क्वेश्चन है, मुझे लगता है सर ये फिगर नहीं बनानी आती होंगी। तो ये हमारा जो है ये 20 क्वेश्चंस का ये हमारा मेनली रीजनिंग का ये हमारा आज का सेशन रहा है। 20 क्वेश्चंस में हमने बहुत बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी, बहुत प्यार से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करी। आप लोगों को समझ भी आए होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज है, प्रैक्टिस सेशन है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों के सामने आते रहेंगे, आप लोग सीखते रहेंगे और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।